नमस्कार, मैं सुखभुजक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 11 के पाठ 4 का पहला टॉपिक। पाठ 4 का नाम है लेन देनों का अभिलेखन। व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन है सेकंड। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में जर्नल, खाते में खतौनी और लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण, जर्नल और खाते में खतौनी के पश्चात बात करते हैं हम व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन सेकंड में जो टॉपिक आया है सहायक बहियां। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि जर्नल के अतिरिक्त और कौन कौन सी बहियां एक व्यवसायी अपने व्यवसाय में रख सकता है और उसकी आवश्यकता क्या होती है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाई जाएगी। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। तो व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन सेकंड में हम पढ़ेंगे विशिष्ट उद्देश्य वाली पुस्तक भी कह सकते हैं, सहायक बहियां भी कह सकते हैं। सहायक बहियां सब्सिडरी बुक्स। किसे कहते हैं सहायक बहियां? सहायक बहियां क्या होती है? देखो, इसका अर्थ जानना जरूरी है। सहायक बहियां क्या है? जर्नल छोटे व्यापारी होते हैं जिनके लेन देन कम होते हैं, वो प्रतिदिन जो लेन देनों की संख्या होती है वो कम होती है, तो जर्नल में लिख पाना संभव होता है। और खाते में खतौनी जो कि दैनिक प्रक्रिया नहीं है, जर्नल दैनिक प्रक्रिया है, रूटीन वर्क है। खाते में खतौनी पाक्षिक भी की जा सकती है, साप्ताहिक भी की जा सकती है, सुविधा अनुसार। जब लेन देनों की अधिकता होती है, बड़ा व्यवसाय होता है जिसका आकार बड़ा होता है, उन व्यवसायियों के लिए जर्नल में लेन देन अधिक होने के कारण लिख पाना संभव नहीं होता है। इसलिए व्यवसायी क्या करता है? जर्नल का विभाजन करता है। तो जर्नल का उप विभाजन के रूप में जो सेपरेट बुक, पृथक पृथक पुस्तकें रखी जाती है, उनको सहायक बहियां कहा जाता है। उनको सहायक बहियां कहा जाता है। तो सहायक बही या विशिष्ट उद्देश्य की पुस्तक कह सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य वाली पुस्तक भी कहते हैं। तो सहायक बहियां क्या हो गई? जर्नल में व्यवसायी, बड़े व्यवसायी जो होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, अत्यधिक लेन देनों को लिख पाना संभव नहीं होता है जर्नल में, और उनके लिए पृथक से जो पुस्तकें रखी जाती है, जर्नल के विभाजन के रूप में जो पुस्तकें रखी जाती है, वो सहायक बहियां कहलाती है। सहायक बहियां 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 8 प्रकार कौन कौन से हैं वो? सहायक बही के प्रकार: रोकड़ बही, कैश बुक, क्रय बही, परचेज बुक, विक्रय बही, सेल्स बुक, क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, मुख्य रोजनामचा, चैनल प्रॉपर, प्राप्य बिल बही, बिल्स रिसीवेबल बुक,
दे बिल बही, बिल्स पेबल बुक। सहायक बही किसे कहते हैं, ये अभी हमने अर्थ जाना, और उसके बाद इसके प्रकार पे चर्चा कर रहे हैं। 8 प्रकार की सहायक बहियाँ होती है, जिससे विशिष्ट उद्देश्य वाली पुस्तक भी आपके पुस्तक में नाम लिखा है, विशिष्ट उद्देश्य की पुस्तक भी कह सकते हैं। हम इस पाठ के माध्यम से जर्नल के उपविभाजन के रूप में बड़े व्यवसायियों द्वारा जो पृथक पृथक पुस्तकें रखी जाती है उसमें लेखा करने संबंधी नियमों को जानेंगे। रोकड़ बही किस प्रकार बनती है, रोकड़ बही के अभिलेखन के बारे में चर्चा करेंगे। क्रय बही, विक्रय बही में किस प्रकार से लेखा किया जाता है, इनके खाते में खतौनी कैसे की जाती है। इस पाठ के माध्यम से हम इन सभी पुस्तकों में अभिलेखन व खतौनी से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो आपकी पुस्तक में वैसे 6 ही नाम लिखे हुए हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट चैप्टर के रूप में बताया गया है विनिमय बिल में, इसलिए हो सकता है इनका नाम ना लिखा हो। फिर भी 8 सहायक बहियाँ होती हैं, 6 इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, और जो नेक्स्ट विनिमय बिल का चैप्टर आएगा उसमें हम इन बिल बहियों की भी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करते हैं, देन करते हैं रोकड़ बही का। रोकड़ बही क्या है? वह पुस्तक जिसमें व्यापारी प्रतिदिन होने वाले रोकड़ी लेन देनों का लेखा करता है। वह पुस्तक जिसमें व्यापारी प्रतिदिन होने वाले रोकड़ी लेन देनों का लेखा करता है, वह पुस्तक रोकड़ बही कहलाती है। ध्यान रहे, रोकड़ी लेन देन या नगद लेन देन बोल रहा हूँ तो वहाँ पर नगद लेन देन ही लिखा जाएगा, उधार लेन देन इस पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाएगा। हो सकता है प्रश्न में उधार लेन देन आपको दिया हुआ हो तो आप रिमाइंड करें इस बात को फिर से कि रोकड़ बही में नाम के अनुसार काम होगा, रोकड़ी लेन देन मतलब नगद लेन देन लिखे जाएंगे। तो रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है ये आपको पहले बता देते हैं। इसके भी प्रकार हैं, रोकड़ बही के भी। रोकड़ बही 4 प्रकार की है। साधारण रोकड़ बही या एक स्तंभीय रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही या एक स्तंभीय रोकड़ बही, 4 प्रकार हैं रोकड़ बही के। द्विस्तंभीय रोकड़ बही, सिंपल केस बुक, 2 कॉलम केस बुक, जिसे बट्टे खाने सहित रोकड़ बही भी बोलते हैं, 2 कॉलम केस बुक को। द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। थ्री कॉलम केस बुक, जिसे बट्टे खाने व बैंक खाने सहित रोकड़ बही भी बोल सकते हैं, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही, पेटी केस बुक, छोटे छोटे खर्चे जिसमें लिखे आते हैं वो खुदरा रोकड़ बही। 4 प्रकार हैं रोकड़ बही के, जिसमें सबसे पहला प्रकार पढ़ लेते हैं सिंपल केस बुक, साधारण रोकड़ बही, जिसके 3-4 सवाल आपकी पुस्तक में हैं। साधारण रोकड़ बही, सिंपल केस बुक, वह व्यापारी जो सिर्फ नगद में लेन देन करते हैं, बैंक संबंधी या बट्टा संबंधी लेन देन कम होता है जिनके, वो सिंपल केस बुक से लेन देनों का लेखा कर सकते हैं। उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त होगा जिनको बट्टे से संबंधित लेखांकन नहीं करना पड़ता है या बैंक संबंधी लेन देन कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो वह व्यापारी साधारण रोकड़ बही में लेन देनों का लेखा कर सकता है, साधारण रोकड़ बही में अभिलेखन कर सकता है। प्रारूप क्या रहेगा साधारण रोकड़ बही का? जर्नल का विभाजन,
सिंपल केस बुक। ये डीआर पक्ष हो गया और ये सीआर पक्ष हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, पोर्टफोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। सिंपल केस बुक का परफॉर्मा ये रहेगा, एक पक्ष सीआर होगा, एक पक्ष डीआर होगा। डेट जिसमें दिनांक आ जाएगी, लेन देनों का जो तिथि है वो लिख देंगे। पर्टिकुलर इसमें विवरण आ जाएगा। वाउचर नंबर अपने आप में प्रमाणक होते हैं, जो लेन देनों का प्रमाण है उस प्रमाणक की जो संख्या है वो लिखी जाती है। लेजर फोलियो जहाँ पे इसको लेजर में लिखा गया लेन देन को वो नंबर आ जाएंगे। अमाउंट जो अमाउंट लिखी गई है, जो अमाउंट इसकी है लेन देन की वो लिख देंगे। ऐसे ही सीआर में, टीआर और सीआर में लिखा होगा। तो सिंपल केस बुक के प्रारूप के बाद बात करते हैं सिंपल केस बुक में किस प्रकार से लेखा किया जाएगा। सिंपल केस बुक में सबसे पहले यदि व्यापार पूर्व से चलता आ रहा है पहले से, तो पिछले वर्ष का जो शेष है, रोकड़ शेष है, उस रोकड़ शेष को हम आगे लाएंगे, जिसे प्रारंभिक रोकड़ शेष कहेंगे। प्रारंभिक शेष कहेंगे या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक शेष कह सकते हैं, या लिखा हुआ हो सकता है हस्तस्थ रोकड़। प्रश्न में हस्तस्थ रोकड़ मतलब केस इन हैंड, आपके पास केस कितना पड़ा था, वो गत वर्ष का शेष है, वो अगले वर्ष के प्रारंभ में 1 तारीख को आगे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी बनकर। व्यापार आपने प्रारंभ ही किया है, तो उस स्थिति में आपने पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ किया है, तो यहाँ पर आपके पास पिछले वर्ष का शेष नहीं होगा, यहाँ पर आएगा टू कैपिटल, ये लिख देंगे। उसके पश्चात डीआर पक्ष में ऑल रिसिप्ट्स, सभी प्राप्तियां, ये कॉन्सेप्ट सभी केस बुक में रहेगा। प्राप्तियां डेबिट होगी और खर्चे क्रेडिट होंगे। ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिट इन केस बुक, तो केस बुक में रोकड़ बही में सभी प्राप्तियों को आप क्या करेंगे, डेबिट पक्ष में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि प्राप्तियां कौन सी हो सकती है, नगद माल बेचा, रमेश से प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, लाभांश प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, ये सभी प्राप्तियां जो व्यापार में आपको नगद प्राप्त हो रहा है, रोकड़ प्राप्त हो रहा है, उन सभी को आप इस पक्ष में मेंशन करेंगे। नगद माल बेचा टू सेल्स, कमीशन प्राप्त किया टू कमीशन, सोहन से रोकड़ी प्राप्त हुए तो टू सोहन, लाभांश प्राप्त किया टू डिविडेंड। इस प्रकार से आप अमाउंट लिख देंगे और इनकी जो डेट्स है वो तिथिवार आप इनको लिख देंगे। इसी तरह क्रेडिट पक्ष में सभी खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस आर क्रेडिट। ये रिसिप्ट्स थी, प्राप्तियां थी, ये खर्चे हैं। सभी खर्चे आपको क्या लिखने हैं, खर्चे चाहे पूंजीगत हो चाहे आयगत हो, चाहे फर्नीचर खरीदा हो चाहे माल खरीदा हो। इसी प्रकार यहाँ पे चाहे आपने फर्नीचर बेचा है चाहे माल बेचा है, किसी भी प्रकार के खर्चे हो, किसी भी प्रकार की प्राप्तियाँ हों, वो सभी केस बुक में दर्ज होगी। शर्त इतनी है, लेन देन रोकड़ी होना चाहिए। सभी खर्चे, फॉर एग्जाम्पल नगद माल खरीदा बाय परचेज, किराया चुकाया बाय रेंट, मजदूरी चुकाई बाय वेजेज, भाड़ा चुकाया बाय कैरीज, अनिल को भुगतान किया बाय अनिल। ये सभी खर्चे
इस पक्ष में आ जाएंगे, चाहे भुगतान किया है, चाहे खर्च किया है, चाहे माल खरीदा है। नगद पैसा गया है केस बुक में आपको दर्ज करना होगा। कौन सी केस बुक बना रहे हैं? साधारण रोकड़ बही बना रहे हैं, जहाँ केवल और केवल नगद लेन देनों का लेखा हम कर रहे हैं। अंत में क्या होगा? इस पक्ष का योग CR पक्ष का योग करेंगे, DR पक्ष का योग करेंगे, दोनों पक्षों का योग कर लेंगे, दोनों पक्षों का योग कर लेंगे। DR पक्ष का योग से CR पक्ष के योग को घटाएंगे, अंतर की राशि आएगी, जो शेष बचने वाला है वो बैलेंस CD के नाम से दर्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पक्ष का योग 10,000 आया और CR पक्ष का योग 8,500 आया, तो 1,500 रुपये अंतर की राशि रह गई। वो 1,500 रुपये अंतर की राशि क्या होगी? बैलेंस CD बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बैलेंस CD बन जाएगी। और वो बैलेंस CD आप बैलेंस BD के रूप में आगे लाएंगे और दोनों पक्षों का योग बराबर कर देंगे। एक काल्पनिक सवाल बना लेते हैं कि बैलेंस BD आपको हस्तस्थ रोकड़ मान लो क्वेश्चन में दिया है 10,000, 1/4 को। एक काल्पनिक सवाल बना लेते हैं। अब सभी प्राप्तियां ये हटा देते हैं और फॉर एग्जाम्पल कि आपको 4/1 को आपने माल बेचा 12,000 रुपये का, 7/1 को कमीशन प्राप्त हुआ 5,000, 10/1 को सोहन से प्राप्त हुआ 20,000 और 12/1 को डिविडेंड प्राप्त हुआ आपको फॉर एग्जाम्पल 8,000। और खर्चे मानो आपने माल खरीदा 5/4 को, 11/4/10, डेट लिख देते हैं। माल खरीदा मानो 8,000 का, 2,000 किराया चुकाया मान लो, 1,000 रुपये मजदूरी चुकाई, 500 रुपये भाड़ा चुकाया और 8,500 रुपये इसको चुकाया अनिल को। इस पक्ष का योग देखो 22, 5, 27 और 47, 47 और 8, 55। इस पक्ष का योग कितना रहे? 22 और 5, 27, 20, 47 और 47 और 8, 55। इस पक्ष का योग आ रहा है 55,000 और इस पक्ष का योग कितना रहा है? 10, 11 और 11 और 9, 20,000 आ रहा है। 55 में से 20 घटा देंगे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 55,000 आपकी प्राप्तियां हैं, आय है, उसमें से 20,000 खर्च हो गए, तो बाकी कितना बचा? 35,000 रुपये बच गया। ये 35,000 आपके लिए बैलेंस CD होगा। ये अंतिम तारीख को लिख दें, अगले पेज पे इसको ले जाएं। ये 35,000 रुपये आपके पास कैश बैलेंस बच गया। दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसे बैलेंस BD के रूप में आगे ले आओ। 1, 5, 10 को टू बैलेंस BD 35,000। अब इससे प्राप्तियाँ इस पक्ष में आती जाएगी, खर्चे फिर इस पक्ष में आते जाएंगे। अगले पेज पे ले जाते हैं तो अगली डेट को ले जाएं, पिछली डेट तक का बैलेंस CD निकाल दें। अगले माह ले जाते हैं तो अगले माह की 1 तारीख को ले जाएं, आगे से इसको किसी भी प्रकार से। तो सिंपल केस बुक एकदम सिंपल है और आप पार्ट 4 का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न जो है सिंपल केस बुक का वो कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और इसको 2 बार देखें, नहीं समझ में आता है तो इसके कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद इसके सवाल को मिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।